जब आप इस चैप्टर में आते हैं और आपको अचानक से नज़र आता है कि इसमें सवाल उतने बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप हैरान होते हैं कि यार शायद ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या कुछ इस तरह से। असल में इस चैप्टर में से सवाल आया करते थे माजी में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आईकेएप ने हमारे ये कंबाइंड पेपर को तोड़ा था और 2 पेपर बना दिए थे, तो इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें माइनस कर दी थी। तो बहुत सारे ऐसे पास पेपर थे जो अब रेलेवेंट नहीं थे। तो मैंने ट्यूटर नोट में बात बताई है, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द कंटेंट्स डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस बाय आईकेएप एज पर न्यू स्कीम जो 2021 की आई थी। तो अकॉर्डिंगली हमने उनको रिमूव कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और कुछ को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। तो आपको जो सवाल नजर आ रहे हैं, आपने ये नहीं सोचना कि ये शायद इन चैप्टर से आईकेएप ने बस थोड़े से ही सवाल पूछे हैं, बहुत सवाल हुआ करते थे। ये आईकेएप का बड़ा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, लेकिन उस वक्त ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा होता था। अब इन्होंने बिल्कुल ही मजाक कर दिया। तो चलो उस मजाक के तहत कौन कौन से अभी भी आंसरेबल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज डिस्क्राइब्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंट्स अथॉरिटी इज एन इमरजेंसी। बता देंगे आप, सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल। बहरम एम्प्लॉयड थासीन टू सेल हिज कार टू असद फॉर। बहरम ने एम्प्लॉय किया थासीन को कि गाड़ी बेचो असद को। मुझे 3 पार्टीज बताएं। बेनस प्रिंसिपल है, थासीन एजेंट है, और असद थर्ड पार्टी है। एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उसने कहा 5 लाख की गाड़ी बेचो और सारे पैसे उठा के कहां लगा दो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। थासीन इन्वेस्टेड 4 लाख इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड 1 लाख इन अ ब्लू चिप कंपनी। उसने 4 लाख गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दिया और 1 लाख बड़ी मशहूर सी कंपनी में, ब्लू चिप हमें नहीं पता, टेंशन नहीं लेनी, पता नहीं कौन सी, लेकिन एक कंपनी। उसने लाख एक कंपनी में लगा दिया और 4 लाख गवर्नमेंट के। कुछ गलत तो नहीं किया उसने? प्रिंसिपल ने जो इजाज़त दी थी या जो अथॉरिटी दी थी वो थी 5 लाख बेचो और 5 लाख पूरा गवर्नमेंट में लगा दो। उसने 4 लगाया और 1 नहीं लगाया। जो एक गलत जगह लगाया उसकी प्रिंसिपल ने इजाज़त ऐसे नहीं दी थी। Expecting a high return on such investment. Consequently, Behram lost 50,000 on blue chip investment. उस इन्वेस्टमेंट में बहरम गरीब का नुकसान हो गया 50,000 का, क्योंकि लाख रुपए उसका लगा हुआ था। With reference to provision of Contract Act, describe the rights and obligation if any of Thasin under the circumstances. थासीन के यहाँ राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या है? थासीन कौन है? एजेंट। तो एजेंट की यहाँ क्या ऑब्लिगेशन वगैरह है? हम कहेंगे जो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट में ऊंच नीच हो, प्रिंसिपल जिम्मेदार, क्योंकि उसकी अथॉरिटी पे आपने लगाया था। लेकिन जो 1 लाख आपने अपनी जाती जो वैरायटी कराई थी उसके अंदर जो लॉस है वो आप जिम्मेदार। तो थासीन उस चीज़ के लिए लायबल है जो अथॉरिटी से बाहर निकल के लिए किया था, और जो अथॉरिटी में रह के किया, अगर उसमें कोई नुकसान होता तो जिम्मेदार होता बहरम। समझ आ रही है बात? जी। अगर वो कहता कि ये जो 5 लाख आएगा इसको कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। हाँ, अगर वो कहता जो 5 लाख आया उसका कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, तो फिर वो बेस्ट इंटरेस्ट में देखता अच्छी इन्वेस्टमेंट। और अगर फिर नुकसान होता तो ठीक है, सही है भाई, प्रिंसिपल ने एजेंट को इजाज़त दी थी, अगर एजेंट ने लगाया और उसमें नुकसान हो गया तो वो असल में प्रिंसिपल का नुकसान है। लेकिन यहाँ उसने स्पेसिफिकली कहा था कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगा दो, और उसने कहा नहीं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में कम मिलना है, ब्लू चिप कंपनी में लगाते हैं, यहाँ पर बहुत पैसा है। उसको वहाँ झटका लग गया। डन। आरिफ वॉज रनिंग अ मीट शॉप इन इस्लामाबाद। इसका मैंने जिक्र भी किया था अभी थोड़े पहले। ही वॉन्टेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर इन पेशावर। उसको पेशावर में अपनी बहन की शादी पे जाना है, तो उसने अपने दोस्त मुइस से कहा कि मेरी शॉप को लुक आफ्टर करो जब मैं गायब हूँ। वाइल मैनेजिंग द शॉप, मुइस नोटिस दैट डीप फ्रीजर इन द शॉप वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इन ऑर्डर टू सेव द मीट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ही सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% और हैड द फ्रीजर रिपेयर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन उसने फ्रीजर रिपेयर भी करा लिया, लेकिन इस वक्त जो गोश्त पड़ा हुआ था वो खराब ना हो जाए, उसने 5% डिस्काउंट पे बेच दिया। लुकिंग एट कस्टमर्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जब उसको कस्टमर्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आया, मुइस कंटिन्यू टू ऑफर द मीट एट 5% डिस्काउंट। उसने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, और उसने मुसलसल ही ऑफर लगा दी 5% की। जाने वाला उसे कह के नहीं गया था। अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम पेशावर, जब वो पेशावर से वापस आया, आरिफ बीइंग अनहैप्पी विद द सिचुएशन, नाराज हो गया सिचुएशन से, उसने फौरन से डिस्काउंट खत्म कर दिया और अब वो मुइस से कह रहा है मुझे सारा नुकसान जो तुमने किया है वो अदा करो। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ आरिफ अगेंस्ट मुइज। ये 10 नंबर का, ये गलती से 2010 हुआ भाई, 10 मार्क्स का। सिचुएशन ऊपर देखिए, बताएं क्या है राइट्स और क्या है लाइबिलिटीज आरिफ की अगेंस्ट मुइज। जी, इसका मतलब इमरजेंसी में जो मुइज ने जो भी किया, अगर वो बेस्ट इंटरेस्ट में किया, तो अगर उस दौरान 5% की वजह से लॉस हुआ है, वो प्रिंसिपल का खाते हैं। रेफ्रिजरेटर ठीक कराया, उसका खर्चा प्रिंसिपल को देना होगा। और उसके बाद जो बाद वाली सेल लगाई है 5%, वो 5% जितना नुकसान हुआ है वो मुइज को भरना होगा। और फिर आप रेफरेंस देंगे कि इमरजेंसी के अंदर वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अदर देन इमरजेंसी बगैर इजाज़त लिए उसने अगर डिस्काउंट लगा दिया जबकि प्रिंसिपल ने आपको अथॉरिटी नहीं दी थी, तो वो गलत हो गया, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल। इसका जवाब ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि हमने उसको किस तरह से डील करना है। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। While attending a seminar, Khizr told a group of people on his table that he is agent of Lucky. एक सेमिनार अटेंड करते हुए खिजर ने एक ग्रुप ऑफ पीपल को बताया कि मैं लकी का एजेंट हूँ। लकी स्माइल्ड, लकी मुस्कुरा दिया, उसने कही जोक मारा इसने, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। अब जो है वो एक बंदा सबकी मौजूदगी में कहता है कि मैं इंसाफ का एजेंट हूँ, और वो भी मुस्कुरा रहे हैं और इनकार नहीं कर रहे, तो सबके जहन में क्या फीलिंग आई होगी, एजेंट है, और उसने फीलिंग भी दे दी। Later, Muiz, who was sitting on the table, sold security camera and surveillance system to Khizr. वहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ था, उसने खिजर को चीज़ें बेची क्रेडिट पे, बिलीविंग हिम टू बी एजेंट ऑफ, ये सोच के कि ये तो लकी का एजेंट है, कोई बात नहीं, ये नहीं मिलेगा तो मैं लकी से पैसे रिकवर कर लूँगा। कमेंट ऑन वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्टैब्लिश बिटवीन खिजर एंड लकी। क्या खिजर और लकी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है? अपेरेंटली वो एजेंट नहीं है, लेकिन चूंकि खिजर ने मुस्कुरा के, सॉरी लकी ने मुस्कुरा के लोगों को ये फील दी है कि ये मेरा एजेंट है, तो अब दुनिया की नज़र में इन दोनों के दरमियान ऑस्टेंसिबल एजेंसी का रिलेशनशिप है। डन? 2 नंबर का सवाल था। शोएब एज 15, शोएब 15 साल का बच्चा है और वो सन है एक बिलियनियर बिजनेसमैन एजाज मुनसिफ, एक अरबपति इंसान का बेटा शोएब। लास्ट मंथ शोएब ड्रोव हिज फादर 2018 मॉडल BMW। पिछले महीने वो अपने बाप की 2018 मॉडल की BMW गाड़ी चलाते हुए कहाँ गया? टू अ विंटेज कार एग्जिबिशन, एक पता नहीं कौन सी कार एग्जिबिशन में। विंटेज क्या होता है? नायाब, पुरानी, बड़ी अनोखी, बड़ी स्पेशल किस्म की। लेकिन पेपर में अगर आपको अचानक से एक वर्ड नज़र आया और आप परेशान हो गए तो इग्नोर कर देना है। आपने जुमले को पूरा पढ़ के अगर मतलब समझ आ रहा है तो आगे बढ़ जाना है, बजाय इसके कि उस वर्ड की वजह से सवाल छोड़ दें। तो पता नहीं कौन सी कार एग्जिबिशन अरेंज बाय वॉक्सवैगन क्लब ऑफ, तो पाकिस्तान वॉक्सवैगन क्लब ने पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब सी गाड़ियों का कोई अरेंज किया था एग्जिबिशन, और एक अरबपति बाप का बेटा शोएब जो कि खुद माइनर है, वो गाड़ी चलाता हुआ वहाँ पे पहुँच गया। एट द एग्जिबिशन ही सॉ अ विंटेज मर्सिडीज बेंज, और उसको एक वही वाली तरह की, जिस तरह की गाड़ियों का एग्जिबिशन है उसी तरह की मर्सिडीज नज़र आई, यानी उसी तरह की नायाब, ज़रा स्पेशल, पुरानी वाली। एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सेलर फॉर द परचेज ऑफ कार, और सेलर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। द सेलर नोइंग एजाज मुनसिफ स्टेटस, सेलर को एजाज मुनसिफ के बारे में पता था कि ये भाई एक अरबपति आदमी है। डिलीवर्ड द कार टू शोएब, उसने शोएब को गाड़ी दे दी एट हिज हाउस, घर शोएब के लिए गाड़ी भिजवा दी, जानते हुए कि एजाज मुनसिफ तो एक अरबपति तगड़ा आदमी है। द सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट ऑफ कार बट शोएब रिफ्यूज टू पे, उसने गाड़ी के पैसे मांगे, शोएब ने पैसे देने से इनकार कर दिया। द सेलर इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर फुल पेमेंट बाय एजाज मुनसिफ, सेलर अब एजाज मुनसिफ से कह रहा है भाईजान आप पैसे दो। डिस्कस वेदर, क्या सेलर सक्सीड होगा एजाज मुनसिफ से पैसे लेने में? माइनर की चीज़ों पे मेजर तब रिस्पॉन्सिबल होता है जब मेजर और माइनर मिल के एग्रीमेंट में शामिल हुआ। अगर तो उस दिन एजाज मुनसिफ साथ गया होता, उसकी मौजूदगी में सारी डील हुई होती,
गाड़ी सप्लाई हुई होती, अब अगर बच्चा ना दे तो एजाज मुंसिफ रिस्पॉन्सिबल। अब एजाज मुंसिफ का बच्चा कहीं जाके कोई भी डील करता है और एजाज मुंसिफ ने नहीं इजाज़त दी या नहीं कहा कि ये मेरा एजेंट है, ठीक है, हाँ एजाज मुंसिफ इखलाकी तौर पे गाड़ी वापस करने का पाबंद ज़रूर है कि वो कहेंगे आपका छोटा बच्चा 18 साल से कम का बच्चा हमारी गाड़ी वहाँ से ले आया है, और बच्चे से तो क्लेम वैसे ही नहीं कर सकते, वो तो माइनर है, और बड़े से इसलिए क्लेम नहीं कर सकते कि उसने तो अथॉरिटी दी नहीं थी। तो अगर दोनों मिलके इस ट्रांजैक्शन में होते तो फिर हम बड़े को पकड़ते। अभी सिंपली वो आके कहेगा कि अच्छा जी अगर ये बच्चे की शरारत है और आप भी नहीं इसे मानते तो फिर गड्डी दे दो, तो गाड़ी लेके जाते जाते चुपके से बच्चे को एक चपेट करा के और निकल जाएंगे। अपना यही गमो गुस्सा निकाल सकते ना, बच्चे से पैसे रिकवर नहीं कर सकते। और एजाज मुंसिफ ने तो कब कहा था कि ये मेरा एजेंट है। तो ऐसे में बच्चे ने एक शरारत की थी, एक जगह से गाड़ी चला के ले आया था, अब आप भी शरारत का जवाब दें कि आप गाड़ी वापस ले जाएं और जाते जाते उसको सर पे एक चपत तो ज़रूर लगा दें। तो कानूनी तौर पे यहाँ हम ना बच्चे का कुछ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक, ना एजाज मुंसिफ का कुछ कर सकते हैं। ये बेवकूफ़ी उन्होंने की है कि एक छोटे बच्चे को चीज़ दे दी, और छोटे बच्चे को चीज़ दे रहे थे तो कम से कम उसके बड़े की मौजूदगी को तो जहन में रखते। तो इसके कई तरह से जवाब दिए जा सकते हैं। हो सकता है आप कहें वी एज्यूम कि वो जब गाड़ी चला के गया 2018 की अगर BMW चला रहा है तो बाप साथ होगा, क्योंकि छोटा ड्राइवर जो है उसको तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अगर आप उतनी अजम्पशन लें तो आप इसका जवाब डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी लिखाई करने वाला बच्चा इसको बहुत मोल्ड करके भी जवाब दे सकता है, लेकिन सामने सामने से नज़र नहीं आ रहा कि कोई इजाज़त थी या कोई इस तरह का मामला था। डन। अकमल ने एक फार्मर को अपॉइंट किया, नुमान को एजेंट के तौर पे, और उसको ऑथराइज किया कि 200 गोट्स और 300 कौ खरीद लो गांव से एंड ब्रिंग देम टू हैदराबाद फॉर सेल इन कैटल मार्केट। उसने कहा जी मवेशी मंडी में आपने ये चीज़ें बेचनी है। उसने अपने एजेंट से कहा कि तुम 200 बकरियां और 300 गाय खरीद लो। नुमान कॉन्टेक्टेड फहद अ लोकल हर्ड्समैन फॉर परचेजिंग द एनिमल। उसने एक लोकल जो वो था भेड़ बकरियां चलाने वाला या उसके पास जो वो था उससे रब्ता किया नुमान ने। नुमान कौन है जी? एजेंट है। अकमल कौन है? प्रिंसिपल। एजेंट नुमान, और उसने खरीदा किससे? फहद से। फहद है थर्ड पर्सन। फहद ने नुमान को, एजेंट को बताया कि उसके पास 200 बकरियां हैं, 200 चाहिए थी और 200 बकरियां हैं, 250 काउज ओनली, और चाहिए कितनी? 300। हाउएवर फहद ने उसे ऑफर किया कि मेरे से 150 शीप्स ले लो एट अ वेरी लो प्राइस इन प्लेस ऑफ 50 काउ। 50 गाय मत लो, मेरे से 150 शीप्स ले लो। शीप्स क्या होता है? भेड़। गोट क्या होता है? हमें इन जानवरों का फर्क पता है। तो जो इजाज़त दी है उसने, हमने उस पर कायम रहना है। उसने कहा था 200 बकरियां और 300 गाय। तो 200 बकरियां तक ठीक था, 250 काऊ भी इजाज़त में है, लेकिन ये 50 गाय की जगह ये जो शीप आ रही है 150, ये गलत हुआ है। नुमान एग्रीड टू द डील एंड ब्रॉट 200 गोट्स, 250 काउज एंड 150 शीप ऑन द प्रेमाइस, इस बात पे दैट ड्यू टू लोअर प्राइस अकमल वुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। वो एक्साइटेड हो गया कि मैं अकमल का फ़ायदा कर रहा हूँ, अकमल को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली ही बॉट ऑल एनिमल टू हैदराबाद एज रिक्वायर्ड बाय अकमल, और वो सारे जानवरों को उठा के कहाँ ले आया? हैदराबाद। Under the provision of Contract Act 1872, discuss whether transaction entered into by Numan is binding on Akmal। जो नुमान ने ट्रांजैक्शन की क्या अकमल पे बाइंडिंग है? उस हद तक बाइंडिंग है जिस हद तक उसने फॉलो किया था। 200 बकरियों के लिए वो जिम्मेदार, 250 कौ के लिए जिम्मेदार, लेकिन वो जो 50 कौ हटा के खुद ही से जो उसने शीप्स कर दी, ये मुनासिब बात नहीं थी। What would be your conclusion in one above? ऊपर वाले वन में आपका क्या जवाब होगा? If अकमल sells the sheep immediately, अगर अकमल फौरन से वो शीप्स बेच दे, ये लेके आया, अकमल राजी नहीं है, लेकिन अकमल ने खुद ही से उठा के बेच दी, इसका मतलब है कि फिर अकमल ने एक्सेप्ट कर लिया, एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर निकला और इसने अ सॉर्ट ऑफ रेक्टिफाई कर दिया, कंफर्म कर दिया। या नाराज होता कहता है ले जाओ ये चीजें वापस, मुझे नहीं चाहिए, उसने पकड़ कर उनको बेच भी डाला।
तो इसका मतलब वो उस ट्रांजैक्शन पे ऑटोमेटिकली एग्री हो गया। अगर वो एग्री हो गया तो अब एजेंट का कोई कसूर नहीं है। अब अगर कोई नुकसान होगा प्रिंसिपल जिम्मेदार। डन। Doves and Company DC is a partnership firm engaged in selling of various species of pet birds. मुख्तलिफ तरह के पेट बर्ड्स ये बेचते हैं। द फर्म्स ऑपरेशन आर मैनेज बाय टू पार्टनर्स नेम इन फैज़ान एंड उसामा। दो पार्टनर है, एक फैज़ान है एक उसामा है, और ये मिलके खास किस्म के पेट्स जो है पेट बर्ड्स जो है वो बेच रहे हैं। फॉलोइंग मैटर आर कंसिडरेशन ऑफ द फर्म। पता नहीं कितने मैटर्स होंगे लेकिन हमारे सवाल में पार्ट ही है। हारून एक स्पेशलिस्ट बर्ड कीपर है, ओन्स एन एवियरी। ये क्या है जी? पता नहीं क्या है, पूरा जुमला पढ़ें। ओन्स एन पता नहीं क्या, वेयर ही कीप्स एग्जॉटिक बर्ड्स, जहां वो खास बर्ड्स को रखता है वो वाली जगह उसके पास है। तो ये शायद कोई छज्जा होगा, जो कोई दुकान हो सकती है, ये कोई जगह हो सकती है जहां इस तरह के परिंदे रखे जाते हैं। ठीक है, कौन से परिंदे? एग्जॉटिक। ये फिर एक अजीब सा लफ्ज़ आ गया। तो कोई बड़े ख़ास किस्म के बड़े मज़ेदार से परिंदे किसी ख़ास जगह पे रखे जाते हैं। तो भी जुमला काफ़ी है, आप आराम से पूरे को आंसर कर देंगे विदाउट नोइंग दीज वर्ड्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम शर्मिंदा होने के बजाय कहें अरे वाह हमने तो सोल्यूशन कर दिया। हम जब घर जाएं तो एक दफ़ा उस वर्ड को ज़रूर सर्च करें कि उसका क्या मतलब था। एग्जॉटिक, बड़े स्पेशल किस्म के, बड़े नायाब किस्म के, बड़े ज़बरदस्त इस तरह के जो कि बड़े कॉमन नहीं है। हारून एक स्पेशलिस्ट बर्ड कीपर है जिसके पास बड़े नायाब किस्म के परिंदे हैं, या पता नहीं कौन से परिंदे हैं अभी तो हमें। इन ऑर्डर टू सोर्स एग्जॉटिक बर्ड्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इस तरह के परिंदे मंगवाने के लिए फैज़ान प्लान्स टू अपॉइंट हारून एज डीसीज एजेंट इन फैसलाबाद। फैज़ान हारून को एजेंट के तौर पे अपॉइंट करना चाहता है फैसलाबाद में, फॉर परचेजिंग 100 बर्ड्स पर वीक एंड कीपिंग देम इन कस्टडी अंटिल द बर्ड्स आर सोल्ड। वो फैसलाबाद में बंदे को अपॉइंट करना चाहता है जो इस तरह की बर्ड्स खरीदे और बेचने तक अपने पास रखे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली एक्सप्लेन हारून्स अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसीज बिजनेस। डीसी के बिजनेस में हारून की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? 100 बर्ड्स पर वीक फैसलाबाद में खरीद के बेचने तक होल्ड करे। जो बोला है जितना बोला है उतना, ये आके उसकी एवरी में आके बाकी बर्ड्स के साथ खिलवाड़ना शुरू कर दे या उसके कारोबार को ख़राब ना करे। उसने सिर्फ फैसलाबाद नामी शहर में एक शख्स को पर वीक 100 बर्ड्स खरीदने और उनको अपने पास तब तक रखने के लिए कहा है जब तक। तो इसका मतलब है यहाँ बड़ा क्लियर कट एक्सप्रेस अथॉरिटी नज़र आ रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है। प्लस जब वो एक एजेंट है तो उन बर्ड्स का उतना ही ख्याल रखना है और बर्ड्स को खरीद के अपने पास। अब उसने कहा तुमने खरीदना और अपने पास रखना है जब तक बिक ना जाए, ये तो बोला ही नहीं कि खाना खिलाना है। अगर बर्ड्स मर गए फिर क्या होगा? ये इम्प्लाइड है। अब कुछ चीज़ें एक्सप्रेस हैं, कुछ इम्प्लाइड है कि अगर एक बंदे को इख्तियार दिया है कि तुम मेरे एजेंट और इन बर्ड्स को अपने पास रखो जब तक ये बिक ना जाए, तो दिस इज़ इम्प्लाइड कि जाहिर है फिर उनकी टेक केयर करना, उनकी नॉर्मल हिफाजत करना, उनको खुराक देना वो ऑटोमेटिकली उसके ज़िम्मे होगा और उसका खर्चा पानी वो ले सकता है अपने प्रिंसिपल से। क्या ये बात समझ आई? पक्का? तो बेसिकली ये हम लोगों ने डिफरेंट तरह से देखा है। तो आप देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो क्रैमिंग श्रैमिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। वो सिचुएशन में हमसे समझने की कोशिश करते हैं और अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। डन। डिफाइन द टर्म एजेंट and explain how the authority of agent is determined। एजेंट को बताएं और बताएं एजेंट की अथॉरिटी कैसे तय होती है। तो एजेंट बता देंगे एक ऐसा शख्स जो दूसरे के किसी लॉफुल काम के लिए उसके अंडर आए, तो जो वो करेगा उसकी जिम्मेदारी ऊपर वाला बंदा लेगा, वो एजेंट है। और एजेंट की अथॉरिटी कैसे डिटरमाइन होती है? एक्सप्रेस, जो लिखी बोली जाए, एम्प्लॉयड जो उसकी पोजीशन से नजर आए, ऑस्टेंसिबल जो थी ख़त्म हो गई लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं बताया, और चौथी इमरजेंसी। तो उन्होंने तकरीबन अथॉरिटी सारी तरह की पूछ ली 5 नंबर के सवाल में।